हम ये भी देखते हैं कि देश के कोने-कोने से महिला आयोग के पास उनकी महिलाएं अपनी अड़चनें रखती है, पर वो स्वयं दिल्ली तक नहीं आ पाती है। जी। इसीलिए हमने तय किया कि हम उनके पास जाएंगे। जब महिलाओं का शोषण होता है, उनके साथ हिंसा होती है या उनको तकलीफ होती है, तो सबसे पहले उनके घर से उनको क्या बोला जाता है कि मेरे घर से निकल जा। मुझे तो वो अनेक महिला सरपंच ऐसा बोली कि दीदी आपने तो हमें 2 दिन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बना दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे देश के लिए सिर्फ घोषणा नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप में हम बेटियों के सम्मान के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। जब आपके हाथ में इतना सशक्त माध्यम है, जिस सशक्त माध्यम के साथ आप बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, जो बहुत समाज में सकारात्मक बदलाव लेके आ सकता है, उसी प्लेटफॉर्म का उपयोग आप महिलाओं के विरोध में उनका सम्मान कम करने में जब आप करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। हमारे देश की महिलाएं किसी के चुटकुलों का परिहास का विषय नहीं है, वो इस देश के विकास का विषय है। जी। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला के इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको उन समस्याओं के समाधान से भी रूबरू करा सकें। इस प्रोग्राम में हम बुलाते हैं उन अतिथियों को जिनका जीवन महिलाओं के लिए केंद्रित है, या फिर जिनके पास ऐसी कोई चर्चा है, ऐसा कोई संवाद है जो महिलाओं के जीवन को और बेहतर बना सके। और इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर जी। राजनीति से राष्ट्रनीति तक, परंपराओं से प्रगति तक मैम महिलाओं के जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, क्या प्रेरणा मिली, क्या वो जीवन में क्या ऐसा क्षण था मैम जब आपको ये लगा कि आपको महिलाओं के लिए कार्य करने चाहिए? देखिए, ऐसा कोई एक पल नहीं होता है कि जो उस पल की वजह से आप महिलाओं के लिए निकल पड़े हैं। जब आप जिंदगी की अपनी यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान आप अनेक अनेक चीज़ों को देखते रहते हैं, और वो देखते रहते हुए आप सोचते भी रहते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत ख़राब है, अगर किसी को बहुत तकलीफ़ है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। जी। उसी यात्रा में आप ये भी देखते हैं कि ऐसी भी ज़िंदगियां हैं जो अनेक अनेक महिलाओं का प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। जी। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए आपका खुद का ज़िंदगी की तरफ देखने का एक नज़रिया बन जाता है। और जब महिला सक्षमीकरण के लिए काम करने के लिए अगर कोई अवसर आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन अवसरों का उपयोग करते हुए हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा कोई एक पल नहीं था कि उस पल की वजह से मैं राजनीति में आई, पर मैं महिलाओं की ज़िंदगी देखती रही, उसको मैं अपनाती रही, और उसी को देखते हुए फिर मेरे मन ने एक दिन तय कर लिया कि आज मैंने यहाँ पे महिलाओं के प्रश्नों को समझने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका सक्षमीकरण और सम्मान करने के लिए मैं कुछ करूं। और फिर मैंने तय किया कि मैंने राजनीति में ज़रूर आना है। जी। बहुत सारे बीजों को रोपा जाता है, कौन कब वट वृक्ष बन जाए वो पता ही नहीं चलता। ऐसे ही आपके जीवन में बहुत से ऐसे पल रहे जो कब इतिहास बन गए पता ही नहीं चला। पर मैम, आपकी ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर रही होंगी जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा। ज़रूर। अब देखिए कि प्रेरणा स्रोत तो हमारे होते ही है। मैं आज देवी अहिल्याबाई होलकर जी का ज़रूर उल्लेख करूँगी, जो हमारे सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और वो 300 साल के बाद भी। आप देखिए उनका चरित्र जो त्याग से भरा हुआ है,
तपस्या के साथ भरा हुआ है और उसी के साथ साथ एक महारानी होने के बावजूद भी इदम न मम, ये सभी जो है ये जनता का है और उन्हीं की सेवा में मैं अखंड काम करती रहूँगी। फिर वो काम चाहे देश में रास्ते बनवाने के हो, पानी के लिए तालाब बनाने के हो, या उसी के साथ साथ हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है उसका विकास करने के हो, अखंड जनता की सेवा में वो पूरे मनोयोग के साथ लगी थी। इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या हो सकता है। जी। और उसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, जैसे अहिल्या देवी जी ने हमें ये सब कुछ चीज़ें सिखाई, वैसे ही मुझे ये भी लगता है कि हमारे जीवन में हमारा प्रेरणा स्रोत कोई पुरुष भी हो सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जी। ये मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आए हैं। आप देखिए कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने इस देश की करोड़ों करोड़ों माँओं के आँखों में आने वाले आंसू पोंछे हैं, जिन्होंने उज्ज्वला के माध्यम से उन महिलाओं को बहुत सेहत भरी ऐसी ज़िंदगी भी दी है। इतना ही नहीं, उनको आर्थिक रूप से सक्षम भी किया है और उसी के साथ साथ उनकी उंगली पकड़ते हुए उनको देश की विकास की यात्रा में अपना एक अच्छे तरीके से उनका साथ भी लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे और एक प्रेरणा स्रोत का अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जी। तो मैम इन दोनों ही आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं, मुझे इनमें एक समानता नज़र ये आती है कि दोनों ने ही आस्था को आधुनिकता से जोड़ा है। एक किस्सा आप जो हमेशा साझा करती हैं माता अहिल्याबाई के बारे में कि एक युद्ध था जो उन्होंने बिना युद्ध लड़े जीत लिया था। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ वो भी साझा करें। एक प्रसंग है कि जब पेशवा ने अहिल्या देवी जी के राज्य पर आक्रमण करने के मूड पे वो आए थे, बड़ी सेना लेकर वो आए थे। जब अहिल्या देवी जी ने वो देखा तो उनको चिंता तो बहुत ज़्यादा हुई कि अब आगे अब कैसे होगा, पर वो बहुत हिम्मत के साथ चलने वाली महिला थी। उनकी खुद की अपनी रणांगण पे लड़ने वाली महिलाओं की सेना भी थी। महिलाओं की सेना थी। हाँ, अहिल्या देवी होलकर जी ने महिलाओं की सेना बनाई थी जो रणांगण पे लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। तो जब अहिल्या देवी जी ने देखा कि इतनी भारी संख्या में पेशवा यहाँ पे आए हैं, तो बहुत चतुराई के साथ उन्होंने पेशवा को एक मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ जो भी दुखद घटना घटी है उसकी सांत्वना देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, पर वैसा नहीं लग रहा है। अब देखिए, अगर आप मुझसे और मेरी इस महिला सेना से आप हार जाते हैं तो आप देखिए लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, पर अगर मैं आपसे हार जाती हूँ तो लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। जब ये उनकी तरफ से मैसेज आया तो पेशवा ने सोच लिया कि मैंने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही ये दुखद प्रसंग में आपकी सांत्वना देने के लिए मैं आया हूँ। और इस तरीके से जो एक बड़ा आक्रमण और एक संकट अपने प्रदेश पे आ रहा था, उस संकट को अहिल्या देवी जी ने बहुत चतुराई के साथ उसको उन्होंने सामना कर लिया। जी। तो मैम माता अहिल्याबाई जो थी वो एक ऐसा उदाहरण थी जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले वनभूमि में युद्ध जीता जाता है। बिल्कुल। आपकी जी। प्रेरणा स्रोत जब मैम इतनी भव्य, इतनी विशाल, इतनी विरासतपूर्ण रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका सामाजिक जो ये करियर है ये कैसे शुरू हुआ था और ये सफ़र कैसा रहा आपका मैम? देखिए, ऐसा कोई नहीं होता है कि आप सामाजिक कार्य की शुरुआत करते हैं ऐसा बोलते हुए कुछ काम हुआ है, ऐसा मुझे तो याद नहीं है। पर मुझे ये भी याद है कि जब मेरी 22-23 साल की जब मैं थी, 22-23 साल की, तो मैं बच्चों को, बस्तियों के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं जाती थी। अच्छा। और शाम में उनको मैं कुछ अंग्रेजी और मैथमेटिक्स में उनको सिखाती थी और उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा संस्कार वर्ग भी मैं चलाती थी।
और मुझे नहीं पता था कि उसको सामाजिक काम कहते हैं। ये तो जब आपको खुद को लगता है, अंतःप्रेरणा आपको मिलती है, तो आप ये काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं काम करती रही। उसी के साथ साथ मैं अपने सभी के अधिकारों के लिए बहुत सजग भी रहती थी। तो कितनी बार हमारे यहाँ थोड़ी सी पानी की दिक्कत होती थी, तो हमारे गली में पानी नहीं आता था, कचरे के अगर ढेर जमा होते थे, तो मैं कॉरपोरेशन में जाती थी ऑफिस में, और मैं उनको कहती थी कि पानी नहीं आया है, कचरे इतना इतना कचरा हो गया है, तो उसको आपने तुरंत साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम आपको सहयोग करेंगे, पर आपने अपना काम करना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम की शुरुआत हो गई, और धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने सामाजिक काम करना है ऐसा समझते हुए आपने शुरू कर दिया, तो ये नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सफ़र चलता रहता है, और ये सफ़र तब से मेरा जो शुरू हुआ है वो आज तक जारी है। मुझे लगता है कि सामाजिक कार्य कामों के लिए मैंने अभी और लंबा सफ़र तय करना है। और जब आपने बात करी कि आपने संस्कारों से लेकर बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाया, तो मुझे लगता है फिर ये वही विचार है जो हम रानी अहिल्याबाई से लेते हैं कि आस्था को आधुनिकता से और तपस्या को तकनीक से जोड़ना है। मैम, आज के परिदृश्य में ये माना जाता है कि राजनीति में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कह लूँ तो ये कहा जाता है कि राजनीति महिलाओं के लिए मुश्किल है। आप उसे किस तरह से देखती हैं? अगर व्यक्तिगत जीवन में आप पूछते हैं, तो मेरे लिए राजनीति कभी कठिन नहीं रही। बहुत अच्छे तरीके से मैं राजनीति में काम कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। पर मैं जब मेरी आम बहनों की तरफ मैं देखती हूँ, तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि आज भी महिलाओं के लिए राजनीति कठिन है। उसका कारण भी है कि महिलाओं को सबसे पहले तो अपना परिवार संभालना है। जी। परिवार को संभालते हुए घर के लोगों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उसके बाद उसको अपनी खुद की अपेक्षाएं जो खुद को खुद से है उसको पूरा करना है। एक ये बात है, और दूसरी बात ये भी है कि कितनी बार समाज भी ये सोचता है कि क्या महिला ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कितनी बार उसके ऊपर प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आगे चलना महिलाओं के लिए कठिन होता है। पर उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी, पर आज ये चित्र बहुत बदल रहा है, और उसी के साथ साथ हम बहुत आशाओं के साथ इस बदलते हुए चित्र को हम आज देख सकते हैं। जी। आज हमारे देश में महिलाओं को अनेक अच्छे अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा लेने का अच्छा अवसर मिल रहा है, पढ़ाई का अच्छा अवसर मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माध्यम से आज हमारे बेटियों को समग्र वो सभी चीज़ें मिल रही है जिस चीज़ों को बढ़ने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरतमंद है। जी। आप देखिए कि जब महिलाएं अच्छा जब काम करती है, शुरुआत करती है, तो आज हम ये भी देखते हैं कि समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। जी। उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे देश में महिलाओं को राजनीतिक सफ़र करने के लिए अनेक अवसर भी मिल रहे हैं। जब 73rd 74th अमेंडमेंट जब आ गई, जहाँ से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, इस अमेंडमेंट ने सबसे पहले महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पंचायत में दे दिया। जी। उसके बाद लगभग सभी प्रदेशों में अब ये आरक्षण 50% तक पहुंच चुका है। जी। पर मैं जो बहुत ही एक अच्छा विषय आपको बता रही हूँ कि जो हमारे महिलाओं के क्षमता को समझते हुए हमें एक बहुत नया अवसर दिया गया है, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो नारी शक्ति वंदन कानून देश को दिया है, इससे देश की महिलाओं का उत्साह बहुत बढ़ा है। और उसी के साथ साथ वो इस कानून के माध्यम से अब वो राजनीति में आएगी, निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा भी बनेगी, और खुद को बहुत अच्छे तरीके से वो सिद्ध भी कर पाएगी। जी। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस कानून को लेकर महिलाएं
बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। मैम, महिलाएं जब नीति निर्माण में आएंगी, जब राजनीति में वे सशक्त बनेंगी, तो क्या उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का भी इससे रास्ता निकलेगा? बिल्कुल बनेगी। आप देखिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब आएगा, अभी तो वो मंजूर हो गया है, जी, पारित हो गया है। जी, जब इसका प्रत्यक्ष उसका अमल हो जाएगा जी, और हम देखेंगे कि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पे 33% महिलाएं अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रही है। जी, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, उसके बारे में वो बात कर रही है। वो पूरा करने के लिए वो पूरा पूरा प्रयास कर रही है। तो आप देखिए वो चित्र कितना सुंदर होगा जी, कि महिला शक्ति पर जनता विश्वास कर रही है, वो चुनकर आ रही है और अपने विकास क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार प्रयासरत है। जब ये चित्र हमारे सभी के सामने आएगा तो अपने आप में महिलाएं बहुत सशक्त रूप में राजनीति में अपना कदम रखेगी और मजबूती के साथ उसको निभाएगी भी। जी। मैम, मैं आपसे एक पर्सनल अगर सवाल आपसे पूछूं, जब आप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, आपको ये खबर पहली बार मिली, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे स्वाभाविक रूप में मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ये अच्छा इसीलिए लगा कि महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए मैं ऐसे सीट पे बैठूंगी जहाँ पे महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए मैं ज़रूर कुछ कर पाऊंगी। जी, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई। जी, और मुझे ये भी लगा कि आज भी देश की महिलाएं बहुत पीड़ित है। डोमेस्टिक वायलेंस का जब विषय आता है तो हम देखते हैं कि उस विषय में हमें बहुत ज़्यादा जनमानस की भावना बदलने का प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इस विषय में मैं बहुत कुछ काम कर पाऊंगी। तो मैम, अभी आपको बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन आपने काम जिस गति से आप कर रही हैं, वो काम बहुत ज़्यादा हो गया है। किस तरह के केसेस राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने सबसे अधिक आते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो फैमिली मैटर्स आते हैं। जी, कितनी बार पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, कितनी बार दो परिवार में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर हम इसको समय से नहीं संभालते हैं तो बाद में तो ऐसी अनेक घटनाओं की वजह से ऐसी केसेस तो फिर डिवोर्स तक चली जाती है। जी, तो ये जो फैमिली मैटर्स इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं, ये हमारे सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। जी, पर इस विषय में हम बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। जी, उस विषय पे राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत संवेदनशील है और महिलाओं के ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसी के लेकर हमने एक तुरंत जन सुनवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस नाम से ये जन सुनवाई होती है। हम ये भी देखते हैं कि देश के कोने कोने से महिला आयोग के पास उनकी महिलाएं अपनी अड़चनें रखती है पर वो स्वयं दिल्ली तक नहीं आ पाती है। जी, इसीलिए हमने तय किया कि हम उनके पास जाएंगे और अभी सभी स्टेट के जो जोन के प्रमुख शहर हैं, इसी शहरों में अभी राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार ये सुनवाई अभी जन सुनवाई चल रही है। और हमारे ध्यान में ये आ रहा है कि जब हम खुद ही उनके पास जाते हैं तो तुरंत उसी दिन उसी समय पे उनको न्याय देने के लिए प्रयास पूरे हम करते हैं और उनको न्याय भी मिल जाता है। उनकी जो भी अड़चनें हैं उसको हम तुरंत सॉल्व भी कर देते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जन सुनवाई बहुत असरदार भी हो रही है। पर इसके साथ साथ हमें अभी और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जिसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी जो काउंसलिंग हो रहा है जी, वो पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग हो रहा है। जी, पर हम ये चाहते हैं कि हम अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं तो इस तरीके के केसेस कम होने में मदद हो जाएगी। प्री मैरिटल काउंसलिंग मैम, मतलब किस तरह से? मैं पहली बार ये शब्द शायद सुन रहा हूँ। जी जी, देखिए इसके पहले हमारे घर में परिवार में एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी कि हम सब लोग एकत्रित रहते थे। तो अगर घर में कोई छोटी मोटी चीज़ें भी पति पत्नी में हो जाती थी तो समझाने के लिए बताने के लिए एकत्रित परिवार होता था। जी, अब अलग अलग कारणों की वजह से अब बहुत ज़्यादा एकत्रित परिवार तो नहीं रहा है। बच्चे भी पढ़ने के लिए उसके बाद नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, नए शहरों में जा रहे हैं
और इसीलिए अब दोनों पति पत्नी ही मेट्रो सिटीज में जी। या बड़े शहरों में वो जी। रह रहे हैं। तो ये जो एकत्रित रहने की जो हमारी कुटुंब व्यवस्था थी, वो थोड़ी सी अभी खत्म हो रही है और इसी की वजह से अब उनको बताने वाला कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। इसीलिए अभी हमने ये सोचा है कि हम शादी के पहले ही एक प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स के माध्यम से हम उनका काउंसलिंग करें कि शादी के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव होने होने जा रहा है, जी। उस बदलाव को वो कैसे बदलाव के सम्मुख जाएंगे। दोनों ने मिलके किन किन विषयों पर सोचना है, चाहे वो उनका आर्थिक बजट है, चाहे उन दोनों के सपने पूरे करने के लिए दोनों ने मिलके चलने के लिए सोचना है, या उसी के साथ साथ दोनों परिवारों को साथ रखने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं। जी। उन सभी विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ध्यान दिया है और इन सभी विषयों को लेकर अभी हमारा एक प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर का एक कंसेप्ट बन रहा है। जी। हम चाह रहे हैं कि पहले जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें ये प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर शुरू हो जाए, उसके बाद बड़े शहरों में शुरू हो जाए और इसी तरीके से वो धीरे धीरे नीचे तक जाए, जहाँ पे शादी करने वाले बेटे और बेटियों के लिए इस विषय में अगर उनके कोई प्रश्न है तो उस प्रश्नों को समझ कर लेने की सुविधा हो और उसी के साथ साथ अच्छा वैवाहिक जीवन जीने के लिए उनको गाइडेंस मिले। जी, तो मैम आपने 2 विषयों की बात करी, पहला महिला जन सुनवाई और दूसरा आपने प्री मैरिटल काउंसलिंग। मुझे लगता है शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छी प्रक्रिया ही यही है कि शासन आपके द्वार तक पहुंचकर आपकी समस्याओं को पहचाने और उनका समाधान करे। तो इसके लिए तो आप मैम बहुत-बहुत बधाई की हकदार हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में, तो समस्या को पहले पहचान लिया जाए और पहले समाधान दे दिया जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। जी, तो ये तो सही मैम कहा बात हो आपने। गई घर की मैम। जी। लेकिन अगर हम दफ्तर की बात करें, महिलाएं आज भी कार्यस्थल पर भेदभाव का शिकार होती हैं, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आज देखिए कि महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में घर के बाहर निकल रही है और वो अर्थार्जन के लिए आज वो अच्छा काम कर रही है। ज़रूरत भी है वो करने की, पर उनका जो कार्यस्थल है वो सुरक्षित होने की बहुत ज़रूरत भी है। जी। कितनी बार हम ये देखते हैं कि उनके वर्क प्लेस पे, उनके ऑफिस में महिलाओं का लैंगिक शोषण होता है और वो कितनी बार बात भी नहीं करती है। समाज का दबाव होता है, शर्म भी आती है, ऐसे अनेक कारण हैं, पर वो बात नहीं कर पाती है और वो सहन करती जाती है। पर ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए महिलाओं को बहुत अच्छा वातावरण भी वहाँ पे मिलना चाहिए, जहाँ पे वो बात भी कर सके और अगर उनके साथ इस तरीके का कोई लैंगिक शोषण होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठा सके। जी। तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून आया है, ये कानून महिलाओं को कार्यस्थल पे उनको सुरक्षितता देता है। तो इस विषय में आज भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस कानून के बारे में अच्छी सी जन जागृति हो और हर कार्यस्थल पर जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी स्थापित हो और उस कमेटी के माध्यम से अगर कोई पीड़ित महिला है तो उसको न्याय भी मिले। जी। इन सब विषयों को देखना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस पॉश एक्ट की तरफ इसका अमल बहुत इफेक्टिवली हो जाए, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से देख भी रहा है। जी, तो मैम राष्ट्रीय महिला आयोग तत्पर है, कानून अपना सही काम कर रहे हैं, पर क्या आपको लगता है कि कानून से पहले समाज को अब आवाज़ उठानी होगी? शायद तभी कानून बहुत बेहतर तरीके से समाज को बदल पाएंगे। अब देखिए हमारे देश में कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज जब महिलाओं के सामाजिक सम्मान की हम बात करते हैं तो मुझे खुद को ये लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे पहले सरकार ने आगे आना चाहिए। आज हम हमारे देश में ये देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में हमारे देश की गरीब बहनें, जिनका कभी बैंक का अकाउंट ही नहीं था, उनके खुद के अपने जनधन अकाउंट बन गए। हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस के सिलेंडर मुफ्त मिले, जिसकी वजह से उन महिलाओं की तकलीफ तो कम हो ही गई और उनके स्वास्थ्य का ख्याल तो रखा ही गया, पर अभी उनको
जो उनका समय बच रहा है, इस बचे हुए समय में वो महिलाएं आज आर्थिक विकास साधने के लिए प्रयास कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। और उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आवास योजना है, उस आवास योजना में करीबन 70% महिलाएं ऐसी है जो खुद उस घर की मालकिन है या अपने पति के साथ उनका भी नाम जोड़ दिया गया है। अब आप ही देखिए ना कि जब महिलाओं का शोषण होता है, उनके साथ हिंसा होती है या उनको तकलीफ होती है, तो सबसे पहले उनके घर से उनको क्या बोला जाता है कि मेरे घर से निकल जा। जी। आज आप मुझे बताइए कि क्या कोई घर वाला उनको ये कह सकता है कि मेरे घर से निकल जा? उन सभी महिलाओं को सामाजिक सम्मान देने का काम आज इस योजना के माध्यम से महिलाओं को मिल रहा है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं देश की हमारी आधी आबादी की, तो हमारे ध्यान में ये आता है कि करीबन देश में आज 90 लाख से अधिक ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जी। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में करीबन 11 करोड़ महिलाएं काम करती है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को साथ लेकर आज जो उनका विकास हो रहा है, उनके लिए उनकी आर्थिक क्षमताएं बढ़ने के लिए जो उनके लिए अनेक अनेक योजनाएं आ रही है, उसी के माध्यम से महिला आज सक्षम हो रही है। जी। हम देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 3 करोड़ महिलाएं अभी लखपति दीदी बनने वाली है। आप देखिए कि जब एक महिला लखपति दीदी बनती है तो थोड़ी खुद के लिए अकेले के लिए बनती है, जी। उसका पूरा परिवार लखपति बन जाता है। तो स्वाभाविक रूप में आज हमारी 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनने वाली है। उसी दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं। और ड्रोन दीदी के माध्यम से तो महिलाओं को हाथों की भी बहुत अच्छा काम भी मिल रहा है। जी। ऐसे अनेक अनेक प्रयास जब होते हैं तो इन सामाजिक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सम्मान तो बढ़ता ही जाता है। और जब हम बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक अनेक कानूनों की, तो मैं आज ये कहूँगी कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून हो, जो कानून महिलाओं के सर पर पकड़ी हुई एक बढ़िया छाता है, ये मैं कहूँगी कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है, मारपीट होती है, उनके हक छीन लिए जाते हैं, उस समय पे ये कानून एक छाता के रूप में उनके सर पे खड़ा हो जाता है, जो उनका अधिकारों का रक्षण करता है। वैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट है। वैसे ही आज देश में जो विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, वो महिलाओं को उनके राजनीतिक हक भी देता है, निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करा लेता है और उसी के साथ साथ ये भी कहता है कि महिलाएं बहुत मजबूती के साथ अपने क्षेत्र का विकास कर सकती है। आपको काफ़ी अच्छा अवसर हमने दिया है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अनेक कानून आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का कानून आ गया। इस कानून के माध्यम से जो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो ट्रिपल तलाक की वजह से बहुत पीड़ित हो जाती थी, उनको अच्छी राह दिखाने का और उनका संरक्षण करने का काम इस कानून ने किया है। ऐसे अनेक अनेक कानून आज हमारे देश में महिलाओं के सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए आ रहे हैं और आगे चल के राह भी दिखा रहे हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि इन सभी बदलावों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि हमारे देश में आज क्या चल रहा है। महिलाओं को आर्थिक सक्षमता मिलनी चाहिए। बार बार हम ये कहते हैं, पर मोदी जी के नेतृत्व में वो जो सक्षमता मिली है, ये बहुत अच्छी है। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को लोन मिल चुका है और वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। फिर वही बात है कि वो सिर्फ अकेले नहीं खड़ी होती है, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी हो जाती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव महिलाओं के सक्षमीकरण की दिशा में काफ़ी अच्छे तरीके से लेके जाने वाले बदलाव है। और मुझे विश्वास है कि इन्हीं के माध्यम से हम महिलाओं की प्रगति काफ़ी अच्छे तरीके से साध लेंगे। जी।
चाहे इसरो की हमारी बहुत सफल वैज्ञानिक महिलाएं हो, या फाइटर जेट को चलाने वाली जी हमारी महिला ये हो, या ये कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट तो हमारे देश में है। ये जो अवसर मिल रहे हैं, ये अवसर बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, जिसके माध्यम से देश की महिलाएं प्रगति कर सकती है। जी। मैम, आपने बताया कि सरकार कार्यरत है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह के प्रयास कर रहा है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़े? अभी अभी राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक कार्यक्रम किया, जी पंचायत से पार्लियामेंट तक। पिछले साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस कार्यक्रम का एक बहुत अच्छा वैशिष्ट्य रहा है कि ये बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती वर्ष है। हमने ये सोचा कि आज की हमारी पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली जो महिला जनप्रतिनिधि है, जो जनजातीय जनप्रतिनिधि है, क्या उनके क्षमता का वर्धन हम कर सकते हैं? तो ज़रूर कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस साल का हमारा पंचायत से पार्लियामेंट तक का कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे देश भर की 22 प्रदेशों की हमारी जनजातीय क्षेत्र की जन प्रतिनिधि है, वो दिल्ली में आई। 2 दिन वो दिल्ली में रही। उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा, उन्होंने जो हमारा संविधान भवन है उसको भी देखा, और उसको देखते हुए उन्होंने खुद के मन में ये भी सोचा कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस विषय पे उन्होंने विचार किया, और हमने सेंट्रल हॉल में उनके लिए कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी आए थे, हमारी WCD मिनिस्टर अन्नपूर्णा जी आई थी। इस कार्यक्रम में जो सेंट्रल हॉल में हुआ है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। मुझे तो वो अनेक महिला सरपंच ऐसा बोली कि दीदी आपने तो हमें 2 दिन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बना दिया। कितनी बड़ी बात है ये। जी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमने ये सब कुछ समझ कर तो लिया है, हम आज आपको ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो अवसर हमें मिला है सीखने का, समझ कर लेने का, इसी अवसर का हम बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। और हमें आशा है कि 2019 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब आएगा, तो उसी अधिनियम के माध्यम से जो हमें रिजर्वेशन मिल रहा है, हमारे में से अनेक महिलाएं आपको लोकसभा में और विधानसभा में देखने के लिए मिलेंगी। हम वहां आने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। जी देश की सभी महिलाओं की, हमारी सबकी आदर्श तो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। जी जब हमारी जनजातीय क्षेत्र की ये बहनें आई, कोई सरपंच थी, कोई जिला परिषद की मेंबर थी, कोई जिला परिषद की अध्यक्ष थी, वो माननीय राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए बहुत बेकरार थी। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इन सभी महिलाओं को राष्ट्रपति भवन बुलाया, उनके साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ, उनके साथ बातचीत हुई। अब देखिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी इन बहनों को अपने घर राष्ट्रपति भवन बुला रही है, उनके साथ बात कर रही है, उनके साथ उन्होंने अपने गांव के विकास के मॉडल किस तरीके से इन महिलाओं ने किए हैं, उसके लिए पूछताछ कर रही है। क्या उनके गांव में पानी आ गया? क्या उनके गांव में शौचालय बन गए? और इस गांव के विकास में उस सरपंच की, उस जिला परिषद की मेंबर की क्या भूमिका रही है? इसके बारे में जब राष्ट्रपति उनके साथ बात कर रही है, उनके विकास का मॉडल को समझ कर ले रही है, तो वो उन सब महिलाओं के लिए कितनी खुशी की बात है। और जब राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर बात करने का अवसर मिलता है, तो आप और हम समझ जी, सकते हैं जी। कि उस महिला के लिए वो कितना प्रेरणादायी होगा। तो मैम, ये जो महिलाएं आई, क्या आप अब आगे भी उन महिलाओं के साथ काम करेंगी, या ये एक ही प्रोग्राम, एक दिन का एक प्रोग्राम था मैम? नहीं, ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग निरंतरता के साथ करता रहेगा। हमें पता है
कि इन विषयों में हमें निरंतरता के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में जैसे इस बार हमने हमारी एसटी बहनों को बुलाया, जी इसी क्रम में हम अपनी एससी बहनों को जो महिला जनप्रतिनिधि है हम उनको बुलाएंगे, ओबीसी बहनों को बुलाएंगे, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को बुलाएंगे। जैसे अभी हमने 3 टायर सिस्टम की सरपंच, जिला परिषद की मेंबर्स और पंचायत समिति के मेंबर्स को बुलाया, आगे चल के हम हमारी जो नगर पालिका की जो सदस्य है हम उनको भी बुलाएंगे। जी हम हमारी जो महापालिका के जो पार्षद है हम उनको भी बुलाएंगे। सभी का क्षमता वर्धन हो, उनका जो जमीनी स्तर का जनप्रतिनिधि के रूप में जो उनका अनुभव है उस अनुभव को साथ में रखते हुए उनका और अच्छी तरीके से क्षमता वर्धन हो और आगे चल के वो इस देश की सेवा करने के लिए एक अच्छी जनप्रतिनिधि के रूप में वो और उभर कर आए। ये देखना भी राष्ट्रीय महिला आयोग का ये काम है और हम वो निरंतरता के साथ करते रहेंगे। मैम, आपका एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार है और निश्चित ही ये महिलाएं संसद तक पहुंचेंगी और मैं आशा करता हूं कि जब ये महिलाएं संसद आएंगी तो शायद हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिले जो नया होगा। बिल्कुल नया होगा, पर आप एक बात ये भी देखिए कि हमारे पास बहुत अच्छी विरासत है। हम हमारे संविधान को आकार देने वाली उन 15 जो महिलाएं हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, जी जिन्होंने संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माण के लिए बहुत अच्छा साथ भी दिया। उन 15 जो महिलाएं हैं उनके बारे में कमीशन ने इस साल का जो 75वां संविधान दिवस था वो हमने उनके लिए अर्पित किया था। जी इन महिलाओं का जो काम है वो हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने इस देश को संविधान में हमारे लिए अनेक अनेक चीज़ें दी है और इसीलिए ये पूरा साल राष्ट्रीय महिला आयोग उनके गांव में जाते हुए, जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पे जाते हुए उन्होंने जो काम किया है उस काम के बारे में जन जागृति निर्माण करेगा। वहाँ पे जाते हुए उनके कामों की जानकारी अपने गांव में भी, अपने प्रदेश में भी और पूरे देश में भी देगा। मैम, इसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और क्या ऐसे काम महिलाओं के हित में करता है जो आप हमें बताना चाहेंगे? राष्ट्रीय महिला आयोग अनेक अनेक प्रकार के काम महिलाओं के लिए करता है। कितनी बार हमें ये लगता है कि जब महिलाओं के साथ कोई गलत होता है तो कंप्लेन करने के लिए हम राष्ट्रीय महिला आयोग जा सकते हैं, वो सही है। महिलाओं के साथ जो भी गलत व्यवहार होता है या जो भी उनकी कंप्लेंट्स है उस कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। उसके लिए अनेक अनेक इनिशिएटिव हम लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस तरीके से अनेक इनिशिएटिव हम लेते हैं। आयोग के ऑफिस में रोज़ के रोज़ महिलाओं के लिए काउंसलिंग भी होता है। उनकी जो कंप्लेंट्स आती है उस कंप्लेंट्स को भी हम एड्रेस करते हैं और उनको न्याय देने का पूरा प्रयास भी होता है। उसके लिए हमारे ऐप बने हैं। हमारे पास आयोग में 24 घंटे 24/7 चलने वाली हमारी हेल्पलाइन है। उसी के माध्यम से भी महिलाएं हमारे पास आ सकती है, कंप्लेंट्स कर सकती है और उसी हेल्पलाइन पे उनका काउंसलिंग भी होता है, उनको सलाह भी दी जाती है। ऐसे अनेक काम हम उनके कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए हम करते हैं। पर कमीशन का काम सिर्फ इतना नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि कमीशन 3 प्रकार से काम करता है। जैसे महिलाओं के कंप्लेंट्स को देखना और उसको सॉल्व करना, उसका निराकरण करना। दूसरा जो हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो काम ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग निरंतर अनेक अनेक विषयों का रिसर्च करता रहता है। इस अभ्यास के साथ हम जब आगे चलते हैं तो हम इसी स्तर पे आते हैं कि हम सरकार को ऐसे महिलाओं के अनेक विषयों में हम कुछ रिकमेंडेशन कर सकें। सरकार को महिलाओं के विषय में रिकमेंडेशन करने का एक बहुत बड़ा अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है। जी तो हम सरकार को अनेक अनेक रिकमेंडेशन देते हैं जिसका उपयोग महिलाओं के बारे में नीति बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए या एडवाइजरी निकालने के लिए सरकार समय समय पे करता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ये एक बहुत मौलिक अधिकार है। जी दूसरा एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है, वो है सुमोटो खुद होके कोई केस का संज्ञान लेने का।
कितनी बार समाज में कुछ चीज़ें चलती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें वो अखरती है, पर उस विषय पे खुद होके अगर संज्ञान लेने का अधिकार हमारे पास होता है तो हम ऐसी बहुत तकलीफ देने वाले विषयों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, उसका संज्ञान ले सकते हैं और जो समुचित जो ये व्यवस्था है या संबंधित जो भी व्यवस्था है उनको हम निर्देश दे सकते हैं। जी। ये भी एक बहुत बड़ा अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग के पास है। उसका उपयोग करते हुए हम महिलाओं की जो समस्या है उसका निराकरण करते हैं। और तीसरा जो विषय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग का। हम कैपेसिटी बिल्डिंग के अनेक उपक्रम हम हाथ में लेते हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए इसके लिए हम उनके लिए अनेक स्किलिंग के काम भी करते हैं। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उस कानून के बारे में जन जागृति करना ये भी एक बड़ा काम है। उस विषय पे राष्ट्रीय महिला आयोग हर स्तर पर उसके जागृति के लिए हम कंसल्टेशन करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, हम कार्यशालाएं लेते हैं और बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़कर हम इन विषयों के बारे में हम जन जागृति करते हैं। जी। राष्ट्रीय महिला आयोग में अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सेल काम करते हैं। जैसे हमारा एक नॉर्थ ईस्ट सेल है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे प्रदेश है उस प्रदेश के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। उस विषय के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में डेडिकेटेड मैन पावर है जो उस प्रदेश में आने वाली जो महिलाओं के बारे में जो घटना घटती है उसके ऊपर ध्यान भी रखे। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने अपना एक अलग बजट भी रखा है जिसके माध्यम से महिलाओं का स्किलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर भी बहुत ध्यान रखता है। वहाँ पर भी हमारा एक स्पेशल सेल काम कर रहा है और हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख की बहनों के हाथों को काम मिले इसके लिए हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के भी प्रोग्राम लेते हैं। आज जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं और वहाँ की बहनों की तरफ देखते हैं तो महिलाएं बहुत खुश है क्योंकि आज धारा 370 हट गई है और वहाँ की जनता के साथ साथ महिलाओं को जीने का जो आज उनका तरीका है वो बहुत शांततामय रास्ते से चल रहा है। ये जो शांति है वहाँ पे उसी को देख के आज महिलाएं बहुत खुश भी है और हम वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के अनेक प्रोग्राम भी हाथ में ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में NRI मैरिजेस के लिए भी एक अलग सेल है। हम देखते हैं कि हमारे देश की अनेक बेटियां NRI के साथ शादी करती है, बाहर देश में जाती है, आंखों में नए सपने लेके जाती है, पर वहाँ पे जाते हुए भी उनके यहाँ उनके फैमिली मैटर्स तो चलते रहते हैं और अनेक बार इन महिलाओं को बहुत तकलीफ भी होती है। ऐसे समय पे उन महिलाओं का आधार बनना ये आयोग का एक कर्तव्य है। उस विषय में भी आयोग काम करता है। मैं ये कहूँगी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है जी। ये समाज के ऊपर लगा हुआ बहुत बड़ा कलंक है। इस ट्रैफिकिंग के माध्यम से चाहे देश की बेटियां हो, महिलाएं हो या छोटे बच्चे हो, इनका बड़े पैमाने पे ट्रैफिकिंग होता है और उनके हक भी छीने जाते हैं। ये तो कलंक ही है हमारे लिए। इसके लिए भी राष्ट्रीय महिला आयोग के पास एक अलग सेल है जिसको साथ लेकर हम काम करते हैं। ऐसे अनेक विषयों पर आयोग काम करता है। हमेशा आयोग का ये प्रयास होता है कि वो महिलाओं के हक के लिए लड़े, महिलाओं के सम्मान के लिए वो आगे आए और महिला सुरक्षितता जो है वो हमारी प्राथमिकता रहे। मैम, इस साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक नारा था या मैं कह लूँ आंदोलन था, इसे 10 साल पूरे हो रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे देश के लिए सिर्फ घोषणा नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप में हम बेटियों के सम्मान के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। आज 10 साल हो गए हैं। मैं ये कहूँगी कि हमारे बेटियों के जीवन में बहुत बड़ा सुधार भी आया है, बदलाव भी आ गया है।
इसके पहले हम देखते थे कि कितनी बार बेटियों को समाज बोझ समझता था। समाज के इस सोच को बहुत बदलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक बहुत प्रभावी माध्यम रहा है। आज बेटियों को सम्मान मिल रहा है। आज समाज ये समझ रहा है कि बेटियां हमारा बोझ नहीं है, बेटियां तो हमारे घर की लक्ष्मी है। और आज बेटियों को पढ़ने के लिए समाज पढ़ाने के लिए आगे आ रहा है। तो आपको लगता है कि इस नारे के बाद, जैसे और आपने बताया ये तो पूरा आंदोलन था, इसके बाद समाज में परिवर्तन आया? बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज आप देखिए ना कि बेटियों का जो सेक्स रेशो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ चुका है। जी। बेटियों को सम्मान मिल रहा है। आज उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। और मैं तो ये कहूँगी उसके जन्म से लेके उनका उत्थान हो जाए, इसके लिए हमने योजनाओं को बनाया है। आज हम जब मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं तो मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से आज बच्चे का बहुत ध्यान हम रख रहे हैं। उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इस मातृ वंदना योजना के माध्यम से माँ का और बच्चे का ख्याल रखा जाता है। और उसी पोषण की जब हम बात करते हैं तो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चे का तो पोषण हो ही रहा है, पर माँ के पोषण के लिए, माँ का आहार जो है उस न्यूट्रिशन के लिए हम बहुत ख्याल भी रख रहे हैं। जब बेटी बड़ी हो रही है तो उसको मुफ्त शिक्षा मिले, इसके लिए भी हमने ख्याल रखा है। उसी के साथ साथ आज सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से हम बेटी का जो भविष्य है उस भविष्य को हम आकार दे रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से आज 3 करोड़ से भी अधिक ज़्यादा बेटियों के खाते खुल गए हैं। और इस योजना के माध्यम से जब बेटी बड़ी हो जाएगी, उनको और पढ़ना है या उनको अपने पैरों पे खड़े रहना है, उनको खुद को अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है, इन सभी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना वरदान साबित हो सकती है। इस तरीके से हमने अनेक विषयों पर, बेटियों के विषयों पर हमने ध्यान रखा है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है, ये जो नारा है, आज सक्षम बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा है। और इस विषय पे हमने बहुत काम भी किया है। जी। हम सम्मान के साथ, गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो देश है, ये देश हमेशा महिलाओं को सम्मान देने वाला देश है। जैसे कि हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमने अपने बेटियों को बहुत विशेष रूप से देखा भी है और उनके सम्मान के लिए काम भी किया है। मैम, आपने जैसा कि बताया राष्ट्रीय महिला आयोग भी कार्य कर रहा है, सरकारें भी कार्य कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो हाल ही में भी देखने को मिली है, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, सिनेमा हो, इनका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और आजकल ऐसे कुछ चित्र, ऐसी कुछ कहानियां हमें इन चीज़ों पर देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को या तो बेहतर तरीके से नहीं दिखा रही हैं या ऐसा काम कर रही हैं जिनसे महिलाओं का कहीं ना कहीं मजाक बन रहा है। चाहे बॉलीवुड हो या अन्य प्रादेशिक चित्रपट सृष्टि हो, यहाँ पर ऐसे अनेक सिनेमा आए हैं जिसमें महिला की सक्षमीकरण की बात रखी गई है, महिलाओं के सम्मान की भी बात रखी गई है और बहुत अच्छे संदेश भी दिए हैं, जो संदेश बहुत सॉफ्ट तरीके से दिए हैं। और उस संदेश का सकारात्मक परिणाम ये रहा है कि समाज ने बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के सम्मान को स्वीकार कर लिया है। और हमने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा की बात तो करनी ही चाहिए और उनको हमने उनके हक भी देने चाहिए, ये संदेश भी दिया है। तो ऐसे अनेक चित्रपट आज बॉलीवुड में है जिन्होंने शानदार महिलाओं के सम्मान के संदेश दिए हैं। पर आज हम जब OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आज हम जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो कितने बार हम ये भी देखते हैं कि महिलाओं के बारे में बहुत सहजता के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनके बारे में गलत शब्द यूज किए जाते हैं, महिलाओं के बारे में हिंसा बहुत ज़्यादा बताई जाती है, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है।
जब आपके हाथ में इतना सशक्त माध्यम है, जिस सशक्त माध्यम के साथ आप बहुत अच्छा संदेश दे सकते हैं, जो बहुत समाज में सकारात्मक बदलाव लेके आ सकता है, उसी प्लेटफॉर्म का उपयोग आप महिलाओं के विरोध में, उनका सम्मान कम करने में जब आप करते हैं तो बड़ा दुख लगता है। और कितनी बार ये भी लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको इसीलिए नहीं दिया है कि महिलाओं के सम्मान में कमी आए। ये प्लेटफॉर्म आपको इसीलिए दिया है कि आप लोगों का अच्छे तरीके से मनोरंजन करें, उनके जीवन में हास्य आए, खुशी आए, इसके लिए उसका उपयोग करें, ना कि महिलाओं के विरोध में, महिलाओं के सम्मान में कमी लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करने वाले हर एक व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है। अगर वो दिशा महिला सम्मान के विरोध में है तो वो कभी लंबे समय तक नहीं चलने वाला, ना ही लोगों के मन में, ना ही कानून के नज़र में। हमने ऐसे विषयों का ज़रूर विरोध करना चाहिए जो भारतीय महिलाओं की प्रतिमा को मलिन करती है। वहाँ पे हर जगह पे विरोध होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे विषयों को लेकर हमेशा हमेशा इसकी निंदा करता रहेगा। मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे देश की महिलाएं किसी के चुटकुलों का परिहास का विषय नहीं है, वो इस देश के विकास का विषय है जी। और इस देश के सम्मान को, इस देश के विकास को हमने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे नज़र के साथ हमने देखना चाहिए। हमारे देश में, हमारे संस्कृति में महिलाओं को बहुत विशेष स्थान दिया है। ये स्थान सिर्फ बराबरी का नहीं है, उससे आगे है। वो हमारे लिए विशेष है, विशेष सम्मानित है। और इसी को साथ में लेते हुए कमीशन काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए हमेशा कहा है कि कैसी है इस देश की महिलाएं हैं, तो वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में, ना ज़्यादा में, ना कम में, ना ज़्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, बराबरी की अधिकारी है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा के लिए प्रयासरत रहेगा कि महिलाओं को हम बराबरी का अधिकार तो दे दे, उसके लिए सतत प्रयासरत रहे, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयासरत रहे और उनको उनका सम्मान हमेशा के लिए मिले, इसके लिए भी हम प्रयासरत रहे। इस बराबरी को अधिकार देने के लिए हम सब लोग मिलकर आए और मिलजुल कर काम करें। मुझे विश्वास है कि ये जो सभी ने मिलजुल कर जो काम होता है, मुझे विश्वास है कि जब हम सभी लोग मिलके महिलाओं के सम्मान में आगे आते हैं तो फिर हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये देश हमेशा के लिए महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा, दिशा देता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप राष्ट्रीय महिला आयोग के इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनी। निश्चित ही आपके शब्द देश की महिलाओं को नई प्रेरणा देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। आज आपने बात करी महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की, तो निश्चित ही आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के और इस देश के प्रयासों से ये संभव अवश्य होगा। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में तत्पर है। भारतीय महिलाएं चाहे देश में हो या देश के बाहर, आप हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7827170170। धन्यवाद।